नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित पांडे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आने वाले समय में अब आपकी आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 की परीक्षा है, रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा है, यूपी लेखपाल होने वाला है और एसएससी की तमाम परीक्षाएं होने वाली हैं। और इन सभी एग्ज़ाम्स में, इन सभी परीक्षाओं में जीएस काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए। जीएस एक ऐसा रोल अदा करता है जो कि आपको सिलेक्शन दिलवा सकता है, और अगर जीएस गड़बड़ हुआ तो ये आपके सिलेक्शन में बाधा भी पहुंचा सकता है। तो समय कम रह गया है दोस्तों, ऐसे में आपको चाहिए एक ऐसा वीडियो जो आपके कंप्लीट टॉपिक का रिवीजन करा सके। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर के आता रहता हूँ। 50-50 प्रश्नों का मेरे वीडियोज हुआ करते हैं। अगर आप इन वीडियो का एक बार देख लेंगे तो आपके कंप्लीट टॉपिक का रिवीजन हो जाएगा। मैं इकट्ठा आपको 1000-2000 प्रश्न कराने की कभी मैं सोचता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं अगर आपके लिए 1000 प्रश्न करा भी दिया तो वो आपके दिमाग में बैठने वाला है नहीं। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि वीडियोस को थोड़े थोड़े पार्ट में आपको दिखाया जाए, ताकि आपके लिए भी फ़ायदा हो और ऑफ कोर्स मुझे व्यूज़ मिल तो जाएंगे ही। ये वीडियो मैंने उत्कर्ष क्लासेस, ये पीडीएफ मैंने उत्कर्ष क्लासेस से ली हुई है, जिसमें कुमार गौरव सर ने जीके की 1000 प्रश्न करवाए थे। तो अभी तक मैं भूगोल के लिए आपको 50 प्रश्न, 48 प्रश्न करा चुका हूँ। इसमें मैं 49वें प्रश्न से देखूंगा कि भूगोल का जो पार्ट है। और हाँ, मैंने अभी तक आपको कंप्लीट इतिहास पढ़ा दिया है। आप वीडियो के प्लेलिस्ट पे चले जाइए, वहाँ पर आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आज की क्लास से है आपका प्रश्न कि अभी 48वां क्वेश्चन तक मैं आपको करा चुका हूँ। 49वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो वो बैरन द्वीप पर स्थित है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप उत्तरी अंडमान व मध्य अंडमान के बीच स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? मौना लोआ, जो कि हवाई द्वीप पर स्थित है। अगला प्रश्न है आपके सामने, किस स्थान की लंबे समय की मौसम की औसत दशाओं को क्या कहते हैं? यानी किसी स्थान की लंबे समय की मौसम की औसत दशाओं को क्या कहा जाता है? उनको जलवायु कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसी स्थान की लंबे समय की मौसम की दशाओं का औसत जो है वो जलवायु कहलाता है। किसी भी छोटे स्थान की अल्पकाल की वायुमंडलीय दशाएं मौसम कहलाती हैं। यानी जो थोड़े समय के लिए होता है वो वायुमंडलीय दशा, उसको मौसम कहते हैं, और जो लॉन्ग टाइम के लिए होता है उसको जलवायु कहते हैं। अगला प्रश्न है, मानसून शब्द किस भाषा का शब्द है? तो मानसून जो है वो अरबी भाषा का शब्द है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा मौसम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है मौसम। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। वस्तुतः अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग प्रकार के पवनों द्वारा भारत की जलवायु प्रभावित होती है। जैसा कि आपको पता होगा कि हवाएं जिस हिसाब से चलती हैं भारत में, वैसे उसी हिसाब से मौसम बदलता रहता है। तो मानसून शब्द किस भाषा से बना है? अरबी भाषा से। अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है क्योंकि यह मानसूनी पवनों के प्रभावों के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यानी जिस प्रकार से मानसूनी पवनें चलेंगी उसी प्रकार की भारत में जलवायु पाई जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या है। अगला प्रश्न है कि भारतीय मौसम विभाग द्वारा भारतीय जलवायु को कितनी ऋतुओं में विभाजित किया गया है? जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसके द्वारा भारतीय जलवायु को 4 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और वो 4 ऋतुएं कौन कौन सी हैं? सर्दी, गर्मी, वर्षा और शरद। यानी एक्सट्रीम सर्दी, एक्सट्रीम गर्मी, और सर्दी और गर्मी के बीच का समय वर्षा, और सर्दी और गर्मी के बीच का समय शरद ऋतु भी कहलाती है। अगला प्रश्न है आपके सामने, मावठ की वर्षा कौन सी फसल के लिए लाभकारी होती है? मावठ की वर्षा जो है वो अम्लीय वर्षा होती है दोस्तों। मावठ की वर्षा जो है वो अम्लीय वर्षा नहीं, मतलब वो शीत ऋतु में, जो ठंडियों में, सर्दियों में हुआ करती है। तो मावठ की वर्षा जो है वो गेहूं के लिए लाभकारी होती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। शीत ऋतु में उत्तरी पश्चिमी चक्रवात में होने वाले वर्षा को स्थानीय भाषा में मावठ कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी कहते हैं। अगला प्रश्न है,
सूर्य के कर्क रेखा पर लंबवत चमकने से उत्तर भारत के तापमान में क्या परिवर्तन होता है? तो उत्तर भारत का जो तापमान है वो बढ़ जाता है अगर सूर्य जो है वो लंबवत चमकने लगे, कर्क रेखा पर, बिल्कुल कर्क रेखा पर चमकने लगेगा। क्यों? देखिए, अगर यहाँ पर जो है कर्क रेखा पाई जाती है भारत के भाग में, और यहीं पर अगर लंबवत चमकने लगेगा तो निश्चित तौर पर इसका भारत का जो है, उत्तर भारत का जो तापमान है उसमें वृद्धि हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 21 जून को जब सूर्य इस रेखा यानी कर्क रेखा के ऊपर होता है तो उत्तरी गोलार्ध में वह दिन सबसे लंबा और रात सबसे छोटी होती है। यानी 21 जून जो है वो उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है। अगला प्रश्न है, भारत में वर्षा ऋतु का काल कौन सा है? भारत में वर्षा कब से कब तक होती है? आपको पता होगा कि 15 जून से अगस्त तक जो है वर्षा, वही जो है भारत में वर्षा ऋतु कहलाती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्षा ऋतु का काल मध्य जून से अगस्त तक होता है। इस समय उत्तरी पश्चिमी भारत तथा पाकिस्तान में निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है, जिसके अंतर्गत मानसून के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अरब सागर शाखा से सबसे पहले वर्षा होती है, कहाँ पर होती है? अरब सागर से जो अरब सागर यहाँ से जो तूफान बनता है, यहाँ से जो वायुदाब जो पवन आती है भारत में, तो आपको पता होगा कि यहाँ पर अगर वर्षा हो रही है तो भारत में इसी स्थान पर वर्षा होगी। और यह स्थान कहलाता क्या है? यह स्थान आपका कहलाता है आपका पश्चिमी घाट एवं पश्चिमी घाट का ढाल। पश्चिमी घाट जो पर्वत है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो सबसे पहले वर्षा कहाँ पर होती है? ये जो पश्चिमी घाट है इसी के ढाल पर वर्षा होती है। अगला प्रश्न है आपका, मानसून का प्रत्यावर्तन काल कौन सा है? मानसून का प्रत्यावर्तन काल है सितंबर से अक्टूबर के बीच का, यानी इसी समय में मानसून लौटने लगता है। शरद ऋतु की अवधि सितंबर से अक्टूबर तक रहती है। यह मानसून का प्रत्यावर्तन काल कहलाता है। मानसून के पीछे हटने या लौट जाने को मानसून का निवर्तन कहा जाता है। इस दिन के समय उच्च तापमान व रात्रि में कम तापमान इस ऋतु की विशेषता होती है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? तो भारत में औसतम 118 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का वार्षिक वर्षा का औसत जो है 118 सेंटीमीटर है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो है मानसीराम है, जहाँ पर 1300 सेंटीमीटर वर्षा होती है, तथा सबसे कम वर्षा जो है वो राजस्थान के थार के मरुस्थल में होती है। यहाँ पर केवल 5 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, सामान्यतः ईंट बनाने के लिए सबसे अधिक उपयोग कौन सी मृदा का होता है? सामान्यतः ईंट बनाने के लिए सबसे अधिक उपयोग किस मृदा का होता है? वो है आपका लेटेराइट मृदा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। लेटेराइट लैटिन भाषा के लेटर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है ईंट। लेटेराइट मृदा शुष्क होने पर अत्यंत ठोस हो जाती है, और जब ये ठोस हो जाएगी तो आपका ईंट जो है वो मजबूत हो जाएगा। इसीलिए लेटेराइट मृदा जो होती है वो ईंट बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होती है। अगला प्रश्न है, पीट मृदा मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो पीट मृदा जो है वो कहाँ पर? केरल में पाई जाती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो देख लेते हैं इसका डिस्क्रिप्शन क्या है कि पीट मृदा कहाँ पर पाई जाती है। मिट्टी की ऊपरी परत पर वनस्पति की परत जमा होती है, जिसे पीट कहते हैं। इसका निर्माण अत्यधिक आर्द्रता वाले दशाओं में बड़ी मात्रा में कार्बनिक तत्वों के जमाव के कारण होता है। इस मृदा के ऊपरी भाग पर वनस्पति के जीवाश्म किण्वन के रूप में जमा रहते हैं। तो पीट मृदा जो है वो केरल में पाई जाती है, और वनस्पतियों की ऊपरी परत को ही पीट मृदा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? ये प्रशांत महासागर में स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ग्रेट बैरियर रीफ क्वींसलैंड, जो कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट के समानांतर बनी हुई है। ये और ऑस्ट्रेलिया जो है वो कहाँ पर? ये क्वींसलैंड जो है वो ऑस्ट्रेलिया का एक राज्य है, और यहीं पर ग्रेट बैरियर रीफ जो है बनी हुई है। और ये महासागर में बात की जाए तो ये कौन से महासागर में है? प्रशांत महासागर में। अगला प्रश्न है, काली मृदा नहीं पाई जाती है, कहाँ पर नहीं पाई जाती है? वो काली मृदा केरल में नहीं पाई जाती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में काली मृदा का विस्तार महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम मध्य प्रदेश, दक्षिणी राजस्थान और दक्षिणी पश्चिम गुजरात, उत्तरी कर्नाटक में पाया जाता है, जबकि केरल में लेटेराइट मृदा पाई जाती है। और यही लेटेराइट मृदा जो होती है वो ईंट बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त होती है। और ये जो काली मिट्टी है ये 12 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 37 डिग्री से 80 डिग्री पूर्वी देशांतरों के मध्य मिलती।
और इन्हीं के बीच ये जो है आपका राजस्थान, पश्चिम बंगाल, केरल, ये केरल नहीं आता है, ये सब राज्य आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, लाल मृदा किस राज्य में नहीं पाई जाती है? लाल मृदा जो है वो असम में नहीं पाई जाती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लाल मृदा जो है वो छत्तीसगढ़ में, तमिलनाडु, मणिपुर, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, झारखंड के संथाल परगना में, मिजोरम तथा त्रिपुरा में पाई जाती है, जो कि असम में नहीं पाई जाती है। लाल मृदा असम में नहीं पाई जाती है, जबकि असम में सबसे ज़्यादा जो मृदा पाई जाती है उसको जलोढ़ मृदा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती? सिंचाई की आवश्यकता काली मिट्टी को नहीं होती। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने के लावा के ठंडा होने के उपरांत बेसाल्ट चट्टान के अपक्षय व अपरदन से हुआ है। यानी जो ज्वालामुखी निकलती है उसका जब लावा ठंडा हो जाता है तो वही जो है काली मिट्टी का निर्माण करता है, और इस मिट्टी में सर्वाधिक नमी रोकने की क्षमता पाई जाती है, इसीलिए इसको काली मिट्टी को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि यहाँ पर कपास की खेती भी करी जाती है। अगला प्रश्न है कि चाय, कॉफ़ी तथा मसालों की खेती के लिए उपयुक्त मृदा कौन सी है? यानी सबसे ज़्यादा उपयुक्त मृदा कौन सी है चाय और कॉफ़ी मसालों के लिए? तो वो है कौन सी? लेटेराइट मिट्टी। यही जो है वो सबसे ज़्यादा ठोस हो जाती है, सूखने पर यह मिट्टी जो है वो सबसे ज़्यादा ठोस हो जाती है। कौन सी मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मृदा प्रायः 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा वाले स्थानों पर पाई जाती है। अधिक वर्षा के कारण लेटेराइट मृदा का निष्क्षालन अधिक होता है, अतः यह सामान्य फसलों के लिए उपयोगी नहीं होती है। इसलिए लेटेराइट मृदा में रोपित फसलें जैसे कॉफ़ी, मसालों की खेती की जाती है। कॉफ़ी, मसालों की खेती इसी लेटेराइट मृदा में की जाती है, और इसकी अधिकता कहाँ पर पाई जाती है? केरल में। अगला प्रश्न है, प्रथम जूट मिल की स्थापना कब की गई थी? ये पश्चिम बंगाल में की गई थी दोस्तों। कब? 1855। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि प्रथम भारत में जूट की मिल की स्थापना 1855 ईस्वी में कोलकाता के सिसरा नामक स्थान पर की गई थी। भारत में पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार से जूट का उत्पादन होता है, लेकिन सर्वाधिक जूट का उत्पादन जहाँ पर होता है वो कौन सा राज्य है भारत का? पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? भारत सरकार द्वारा नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? 24 जुलाई 1991। ऑप्शन है इसका सही उत्तर हो जाएगा कि जो है नवीन औद्योगिक नीति की स्थापना और नीति की शुरुआत कब की गई थी? 24 जुलाई 1991 में। तब प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। दोस्तों अगर आपको पता हो तो इस समय वित्त मंत्री कौन थे? वित्त मंत्री कौन थे आप बताइएगा, वो भारत में आगे चल के प्रधानमंत्री भी बने थे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा? राउरकेला जर्मनी, भिलाई रूस, दुर्गापुर स्पेन, बोकारो रूस। ये उपनाम हैं सबके, ज़्यादा कौन कौन से हैं? तो इसमें सुमेलित जो नहीं है वो दुर्गापुर स्पेन का सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी देख लेते हैं क्या है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र उद्योग 1962 में ब्रिटेन की सहायता से पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। बोकारो संयंत्र झारखंड में 1964 में सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो दोस्तों राउरकेला जो है उद्योग था, राउरकेला संयंत्र जो है वो जर्मनी के सहयोग से, भिलाई जो है रूस के सहयोग से, लेकिन दुर्गापुर जो है वो स्पेन के सहयोग से न होकर के बल्कि ब्रिटेन की सहायता से लगाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कच्चे माल पर आधारित उद्योग कौन सा नहीं है? तो निजी क्षेत्र उद्योग जो है वो कच्चे माल पर आधारित उद्योग नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि क्या है। इसकी व्याख्या है दोस्तों, कच्चे माल पर आधारित उद्योग वन है, कृषि है, पशु व खनिज, यही उद्योग जो हैं वो कच्चे माल पर आधारित होते हैं, जबकि निजी क्षेत्र के उद्योग स्वामित्व पे आधारित उद्योग होते हैं। अगला प्रश्न है, खनिज आधारित उद्योग कौन कौन से हैं? लोहा भी है खनिज, एल्यूमिनियम भी है खनिज आधारित उद्योग, पेट्रोलियम भी है खनिज, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि लोहा, एल्यूमिनियम और खनिज ये तीनों जो हैं वो खनिज आधारित उद्योग हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में चुकंदर से चीनी बनाने का कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया? वो श्री गंगानगर में स्थापित किया गया है। ऑप्शन है इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में सूती वस्त्र उद्योग के बाद कृषि आधारित उद्योगों में चीनी उद्योग का नंबर आता है, यानी सबसे ज़्यादा वस्त्र उद्योग भारत में प्रचलित है, उसके बाद चीनी उद्योग, और श्री गंगानगर जो कि राजस्थान में है, चुकंदर से चीनी बनाने का कारखाना स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, कागज निर्माण की विधि का सर्वप्रथम विकास कौन से देश में हुआ था? कागज निर्माण की विधि, आप 8वीं 9वीं क्लास में भी ये प्रश्न पढ़े होंगे कि कागज जो था वो कहाँ पर, चीन में सर्वप्रथम उपयोग में लाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, इसके पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि कागज निर्माण की विधि का विकास सर्वप्रथम 300 ईसा पूर्व में चीन में हुआ था। भारत में कागज का प्रथम कारखाना 1716 ईस्वी में चेन्नई में तमिलनाडु में खोला गया था, तब इसका नाम मद्रास हुआ करता था दोस्तों। आधुनिकतम कागज बनाने की प्रथम मिल की स्थापना 1812 ईस्वी में सेरामपुर पश्चिम बंगाल में की गई थी। तो भारत में सबसे पहले कारखाना कहाँ लगाया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1716 ईस्वी में मद्रास में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सर्वाधिक लौह उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे ज़्यादा लौह उत्पादन कहाँ पर होता है? उड़ीसा में। ऑप्शन है इसका सही उत्तर हो जाएगा कि भारत का 50% से अधिक लोहा पैदा करने में प्रथम स्थान है किसका? उड़ीसा का। अगला प्रश्न देखते हैं, और जबकि सर्वाधिक भंडार कहाँ? उत्पादन, तो उत्पादन अलग चीज़ होता है दोस्तों, भंडार अलग चीज़ होता है। उत्पादन जो है वो उड़ीसा में होता है, जबकि भंडार जो है वो सर्वाधिक कहाँ पर होता है? कर्नाटक में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादन करने वाला जिला कौन कौन सा है? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक व झारखंड, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि जो है मैग्नीज का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। भारत में मैग्नीज धारवाड़ शैल समूह से प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश में 38%, यानी कुल भारत का 38%, तथा महाराष्ट्र में कुल भारत का 24%, जो कि दोनों मिलकर के आधे से अधिक हो जाता है। तो मैग्नीज कहाँ पर सर्वाधिक होता है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बॉक्साइट की एक प्रमुख खान है? तो कौन सी खान है? लोहरदगा। लोहरदगा जो है वो बॉक्साइट की एक प्रमुख खान है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जावर में जो है, जावर में यहाँ पर जस्ते की खान है। खेतड़ी में तांबा, खेतड़ी जो है वो तांबा का प्रमुख क्षेत्र है। दोस्तों ये यूपी SSS पेट में भी यह प्रश्न पूछा गया था कि तांबा की एक प्रमुख खान कौन सी है, तो वो कौन सी थी? खेतड़ी। ऑप्शन बी इसका तब उत्तर हो जाता, लेकिन जब ये पूछ रहा है कि बॉक्साइट की प्रमुख खान कौन सी है, तब लोहरदगा यही है बॉक्साइट की सबसे प्रमुख खान, और ये कहाँ पर पड़ता है लोहरदगा? झारखंड में। अगला प्रश्न देखते हैं, अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो अभ्रक के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? पहला। भारत में सबसे 95%, तो विश्व का लगभग 60%, ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि विश्व का लगभग 60% अभ्रक भारत में ही उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है, टंगस्टन कौन से राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है? टंगस्टन ये बिजली की धातु बनाने में काम आता होगा, आपने 9वीं 10वीं की क्लास में पढ़ा भी होगा। ये जो है टंगस्टन कौन से राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है? वो है राजस्थान। ऑप्शन है इसका सही उत्तर हो जाएगा। टंगस्टन के मुख्य भंडार राजस्थान के डोगना में है। यह विश्व में सर्वाधिक चीन में पाया जाता है। जो टंगस्टन बनाया जाता है, टंगस्टन जो धातु है वो सबसे ज़्यादा चीन में पाई जाती है, और भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पर? राजस्थान में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का उत्पादन किया गया था कहाँ पर? सबसे पहले भारत में खनिज तेल का उत्पादन कहाँ पर किया गया था? तो माकुम क्षेत्र, 1867 में माकुम क्षेत्र में किया गया था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का उत्पादन कहाँ पर किया गया था। तो भारत में अधिकांश खनिज तेल का भंडार संबद्ध अवसादी चट्टानों से है, जिनका निर्माण टर्शियरी युग में हुआ था, और भारत में पहली बार 1867 में असम के माकुम क्षेत्र में पहली बार तेल निकाला गया था। तो पहली बार खनिज तेल कहाँ पर? असम के माकुम में। कब? 1867 में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सर्वाधिक खनिज तेल का उत्पादन किया जाता है कहाँ पर? भारत में सबसे ज़्यादा खनिज तेल का उत्पादन किया जाता है बॉम्बे हाई, बॉम्बे हाई जिसको कहा जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। बॉम्बे हाई महाराष्ट्र में पड़ता है। तो इसकी व्याख्या है कि भारत में सर्वाधिक मात्रा में खनिज तेल का उत्पादन बॉम्बे हाई महाराष्ट्र में हो रहा है, और देश के कुल खनिज तेल का उत्पादन जबकि 60% भाग इसी क्षेत्र से पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा खनिज तेल कहाँ पर? बॉम्बे हाई महाराष्ट्र में।
अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? तो भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है वो तारापुर महाराष्ट्र का है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर महाराष्ट्र में है। सन 1969 में यूएसए के सहयोग से लगाया गया था। तो भारत में प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर किसके सहयोग से? यूएसए के सहयोग से। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न, बाबा बुदन की पहाड़ी एवं कद्रेमुख क्षेत्र प्रसिद्ध है। कहाँ पर, किसके लिए प्रसिद्ध है? ये लौह उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि बाबा बुदन की पहाड़ी और कुद्रेमुख क्षेत्र जो है वो चिकमंगलुरु लौह अयस्क के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसके अलावा बाबा बुदन की पहाड़ियाँ काफ़ी उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध हैं। कर्नाटक के बेल्लारी तथा चिकमंगलुरु प्रमुख उत्पादक जिले हैं। किसके? इसी लौह अयस्क के। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सीसा उत्पादन का एकाधिकार राज्य किसका है? यानी भारत में सबसे ज़्यादा, यानी कह दिया जाए कि उसका उसी राज्य का एकाधिकार है सीसा के उत्पादन में, तो वो कौन सा राज्य है? आपका राजस्थान। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। सीसा उत्पादन में राजस्थान राज्य का एकाधिकार है। राजस्थान के जावर में प्रमुख सीसा उत्पादक स्थल है। सीसा अयस्क मुख्यतः गैलेना नामक खनिज से प्राप्त किया जाता है। तो सीसा का सर्वाधिक उत्पादन भारत में कहाँ पर होता है? राजस्थान में। अगला प्रश्न है, भारत की जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग कृषि पर निर्भर है? तो भारत की जनसंख्या का लगभग 55% भाग कृषि पर निर्भर है। तो 54.6% इसका सही उत्तर होगा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की लगभग 54.6% जनसंख्या आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। भारत के कुल क्षेत्र के लगभग 51% भाग पर कृषि कार्य होता है। वर्ष 2019-20 में यह घटकर कितना, इसका योगदान मात्र 15.96% रह गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि राजस्थान में स्थानांतरित कृषि किसको कहा जाता है? तो वालरा कृषि को, राजस्थान में जो है वो वालरा कृषि को जो कहा जाता है वो स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। उत्तर पूर्वी भारत में इसे झूमिंग कृषि कहा जाता है। श्रीलंका में इसे चेन्ना कृषि कहा जाता है और ब्राज़ील में इसे रोका कृषि कहा जाता है। इसी वालरा कृषि को, जो राजस्थान में वालरा कहा जाता है, उत्तर भारत में इसको झूमिंग कृषि भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में जलवायु के आधार पर फसलें हैं। भारत में जलवायु के आधार पर कौन कौन सी फसलें हैं? खरीफ भी है, रबी भी है, जायद भी है। उपयुक्त सही इसका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। खरीफ की फसल के अंतर्गत क्या क्या आता है? चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, जूट, मूंगफली। रबी की फसल के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं जो ठंडियों में लगाए जाते हैं? गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, राई। और जायद की फसलें कौन कौन सी हैं? तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, करेला। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो अपना यूपी है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा कि भारत में चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। और भारत में चीनी का उत्पादन में महाराष्ट्र का प्रथम स्थान है, और जबकि चीनी का कटोरा यूपी को कहा जाता है। गन्ना उत्पादन में यूपी का प्रथम स्थान है, और देश के लगभग 45% गन्ने का उत्पादन यहीं पर किया जाता है, यानी यूपी में किया जाता है। अगला प्रश्न है, चाय की फसल के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? तो चाय की फसल के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? अभी मैंने थोड़ी देर आपको पहले पढ़ाया था कि लेटेराइट मृदा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चाय की कृषि के लिए उपयुक्त मृदा लेटेराइट है। चाय की फसल का मूल स्थान टियांगशेन पर्वतमाला जो कि चीन में है। चाय बौद्ध धर्म का पवित्र पेय पदार्थ है। और अपने देश में भारत में चाय का उत्पादन में असम का स्थान प्रमुख है। यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी घाटी, सुरमा नदी की घाटी और यहीं पर चाय की उन्नत खेती की जाती है। तो भारत में सर्वाधिक चाय असम में पाई जाती है, और इसके लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त है? वो लेटेराइट मृदा है। अगला प्रश्न है आपका, सोनालिका, सुजाता, कल्याण कौन सी फसल की किस्में हैं? तो सोनालिका, सुजाता और कल्याण कौन सी फसल की किस्में हैं? गेहूं की। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा कि सोनालिका, सुजाता, कल्याण जो हैं वो गेहूं की प्रमुख फसलें हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों, क्या है इसकी व्याख्या है आपके सामने कि गेहूं एक शीतोष्ण जलवायु की फसल है। गेहूं की प्रमुख किस्में मैक्सिन, सोना, सोनालिका, सुजाता, लाल बहादुर और कल्याण है। चावल के बाद यह देश की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। देश की कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग 10% एवं कुल बोए गए क्षेत्र का लगभग 13% भाग पर गेहूं की कृषि
की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था? तो वो फसल थी गेहूं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा कि गेहूं शीतोष्ण जलवायु की फसल है। हरित क्रांति में सर्वाधिक उत्पादन गेहूं की फसल का बढ़ गया था और विश्व में, भारत में विश्व के लगभग 12.5% गेहूं का उत्पादन होता है, यानी 1/8। पूरे अगर विश्व में 8 गेहूं होता है तो भारत में 1 गेहूं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कॉफ़ी की किस्में हैं कौन कौन सी? कॉफ़ी की किस्में अरेबिका भी है, लिरेबिका भी है और रोबस्टा भी है, यानी उपयुक्त सभी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ब्राज़ील विश्व में कॉफ़ी उत्पादन के मामले में प्रथम स्थान पर है। यहाँ के 3 कॉफ़ी की किस्में पाई जाती हैं कौन कौन सी? अरेबिका, लिबेरिका और रोबस्टा, ये तीनों फसलें पाई जाती हैं। विश्व के कुल उत्पादन का क्षेत्र मात्र 4% उत्पादन भारत में किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से खरीफ की फसल नहीं है, कौन सी नहीं है? ये चावल भी नहीं है, मक्का भी नहीं, सोयाबीन भी नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि खरीफ की फसल जो है वो गेहूं की फसल को कहा जाता है। खरीफ की फसल वर्षा काल की फसल है जो जून जुलाई में बुआई की करके सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। भारत में चावल, कपास, मक्का, जूट, सोयाबीन, बाजरा खरीफ की फसलें हैं। गेहूं जो है वो रबी की फसल है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से सोयाबीन की खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है, यानी कहाँ पर सोयाबीन सबसे अधिक मात्रा में उत्पादित होता है? तो सोयाबीन वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में सोयाबीन के लिए मालवा का पठार उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सर्वाधिक उत्पादन वाले राज्यों में मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र हैं। सोयाबीन में जो है वो प्रोटीन पाया जाता है। तो सोयाबीन में जो है वो सर्वाधिक कहाँ पर होता है? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या देखते हैं अगला, देश में सर्वाधिक सकल बोया गया क्षेत्र किस फसल के अंतर्गत है? भारत में सर्वाधिक सबसे ज़्यादा फसल कौन सी लगाई जाती है, सबसे ज़्यादा कौन सी फसल बोई जाती है? वह है चावल। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत की अधिकतर जनसंख्या का प्रमुख भोजन चावल है। यह एक उष्णकटिबंधीय फसल है। इसकी 3000 से भी अधिक किस्में हैं। भारत विश्व का 21.2% चावल का उत्पादन करता है तथा चीन के बाद भारत का स्थान दूसरा है, यानी चीन के बाद भारत में दूसरे नंबर पर क्या होता है? चावल का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, कयाल क्या है? कयाल जो है वो केरल के लैगून की है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पश्चिमी तटीय के मैदानों में दक्षिणी हिस्सा मालाबार तट के नाम से जाना जाता है, जिसकी कुल लंबाई 550 किलोमीटर और चौड़ाई 20 से 100 किलोमीटर के बीच है। मालाबार तट का सर्वाधिक विस्तार केरल राज्य के तट के सुहारे है। ठीक है, तो कयाल क्या है? केरल का लैगून तट है और पश्चिमी जल निर्मित हुए यहाँ इसे क्या कहते हैं? कयाल कहते हैं। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है। किन दो राज्यों या 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? वह है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। यानी भाखड़ा नागल परियोजना कौन कौन से राज्यों की है? हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। और अगला प्रश्न देखते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्वी पश्चिमी गलियारा निम्नलिखित में से किन केंद्रों को जोड़ती है? स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्वी पश्चिमी गलियारा निम्नलिखित में से किन केंद्रों को जोड़ती है? तो वो जोड़ती है सिलचर और पोरबंदर को, गुजरात के पोरबंदर को। ऑप्शन है इसका सही उत्तर हो जाएगा कि स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्वी पश्चिमी गलियारा 3300 किलोमीटर लंबा है जो सिलचर से पोरबंदर को जोड़ता है। यह जो है NH27 के नाम से जाना जाता है। तो पूर्वी पश्चिमी गलियारा जो है वो सिलचर और पोरबंदर को जोड़ता है, इसी को NH27 भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या है दोस्तों, निम्नलिखित राजमार्गों में कौन सा छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है? छपरा और गोपालगंज को जोड़ने वाला राजमार्ग कौन सा है? वो राष्ट्रीय राजमार्ग 85 है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 85 छपरा को गोपालगंज से जोड़ता है। 92 किलोमीटर लंबाई का यह राजमार्ग छपरा सीवान होते हुए गोपालगंज तक जाता है। अगला प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन यानी बेल्ट रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो सीमा सड़क संगठन की स्थापना
हुई थी आपका 1960 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ की स्थापना 1960 में हुई थी। संगठन का मुख्य उद्देश्य जो है वो सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण को बढ़ावा देना था। सीमा सड़क संगठन ने लद्दाख से लेह तक संसार की सबसे ऊंची सड़क का भी निर्माण किया है। लद्दाख से लेह तक जो सड़क जाती है इसको बीआरओ ने यानी सीमा सड़क संगठन ने ही बनाया था। ये विश्व की सबसे ऊंची सड़क भी मानी जाती है। अगला प्रश्न है, दिल्ली मुंबई व चेन्नई कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग जुड़े हुए हैं? दिल्ली मुंबई व चेन्नई कौन से राष्ट्रीय मार्ग से जुड़े हुए हैं? ये तीनों जुड़े हुए हैं किससे? NH-48 से। दिल्ली मुंबई और चेन्नई NH-48 से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दिल्ली मुंबई व चेन्नई राष्ट्रीय राजमार्ग 48 से जुड़े हुए हैं। NH-48 भारत का सबसे व्यस्ततम राष्ट्रीय राजमार्ग भी है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 जो है वो दिल्ली से जयपुर तक किशनगढ़ एक्सप्रेसवे, नेशनल एक्सप्रेसवे 1 और उदयपुर से बड़ौदा और बड़ौदा से बॉम्बे सहित अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों का विलय किया जाता है। तो NH-48 ये किसको किसको जोड़ता है? दिल्ली मुंबई और चेन्नई को। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन से राज्य से नहीं गुजरता है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है। ये किससे नहीं गुजरता है? यूपी से गुजरता है, MP से गुजरता है, कर्नाटक से गुजरता है, लेकिन छत्तीसगढ़ से ये नहीं गुजरता। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है जिसकी लंबाई 3745 किलोमीटर है। NH-44 कहाँ से शुरू होता है? जम्मू व कश्मीर से शुरू होकर के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, MP, राजस्थान, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु तक गुजरता है। तो यहाँ पर किस राज्य से नहीं गुजरता? छत्तीसगढ़ से। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, भारत में हाथियों के संरक्षण हेतु शुरू की गई हाथी परियोजना का नाम क्या था? तो हाथियों के संरक्षण हेतु शुरू की गई हाथी परियोजना वो मानस राष्ट्रीय उद्यान ये भी परियोजना है। दिहंग ये दिबांग परियोजना भी है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान ये दोस्तों तीनों हो जाएगा। इसमें ऑप्शन डी नहीं दिया गया है, उसका डी हो जाता उपयुक्त सभी। तो मानस, दिहंग और पेरियार ये तीनों जो हैं वो किसके? हाथियों के संरक्षण से जुड़े हुए उद्यान हैं। तो दोस्तों यहाँ तक आपका भूगोल का दूसरा भाग शुरू होता है। अगर ये आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में भी शेयर करना ना भूलिए। और आगे भी मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर के आता रहूँगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।